नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 नई भर्ती के लिए 2023 में आयोजित एसएससी जीडी एग्जाम के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। आज है वीडियो नंबर 11 और इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके के 12/1/2023 के थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हो जाइए तैयार, हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आराम से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम के समय उन सारे प्रश्नों का रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत किया जाए पहले प्रश्न से। उससे पहले जो छात्र अभी तक 10 वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, जाकर आप एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक। चलिए शुरुआत किया जाए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा गया कि 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया। देखिए इसका सही उत्तर होगा अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा के द्वारा 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को पेश किया गया था, अजय कुमार मिश्रा के तहत। अच्छा, आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 का उद्देश्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा बातों को। गिरफ्तार व्यक्तियों और संदिग्धों की पहचान के लिए एक समान प्रक्रिया स्थापित करना और कानून एजेंसियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग को रोकना, यानी गलत शक्ति का दुरुपयोग अगर कोई कानून एजेंसियां कर रही है तो उसको रोकने के लिए किसने पेश किया है, तो अजय कुमार मिश्रा के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने यह पेश किया था कि जो कानून एजेंसियां हैं कहीं गलत तरीके से अपने शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग ये सब ना कर पाए, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा को बनाया गया राजस्व सचिव, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसका स्थान लिए, तो तरुण बजाज पहले थे, उनके बाद बने संजय मल्होत्रा, ये याद रखना है आपको। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्योंकि वर्तमान में भी राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ही हैं, ठीक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। मैं हर वीडियो में आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहा था और देखिए प्रश्न पूछा गया 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का अगर बात किया जाए तो जेल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे आज़ादी के बाद के। तो 1951 से और 1956 इन्होंने क्या चलाया, पंचवर्षीय योजना चलाया। और यह किस मॉडल पे था, याद रखिएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पे था, याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ से सेकेंड पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आपको याद रखना है। 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और बात करें तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, सेकंड वाला। पहला वाला हेराल्ड डोमर मॉडल और दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है आपकी पंचवर्षीय योजना, याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल को देखा जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था, तो सही उत्तर होगा 2005। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, ये जो महात्मा गांधी शब्द है ये बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था बता दे रहे हैं, 2 अक्टूबर जब गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2009 में जब शुरुआत हुआ था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम था इसका। कब, 2005 में। लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम कब दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 को। और यह फैक्ट भी आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का नाम कब जोड़ा गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को। देखिए इस गारंटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको 100 दिन का रोजगार प्रदान करना, यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखा जाए। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना था कि कौन सा राज्यपाल के बारे में दिया हुआ गलत है। देखिए वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं थे, ये भी सही है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड क्षमा प्रदान करने, प्रतिलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है, ऐसा नहीं है। यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल के पास नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। तिरुवातिरकल्ली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, तिरुवातिरकल्ली त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है केरल राज्य में, ठीक है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके ऑप्शन के साथ। असम, असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बताइएगा बिहू। पंजाब में वैसाखी, और ओडिशा में कलिंग महोत्सव। कलिंग महोत्सव याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। आइए देखते हैं। अच्छा, ये किस भगवान को समर्पित है? तिरुवातिरकल्ली त्यौहार जो केरल में मनाया जाता है, तो भगवान शिव को समर्पित यह त्यौहार है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाया जाता है? देखिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओणम हो जाएगा। ओणम त्यौहार जो है अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है, ओणम त्यौहार। अच्छा, ये ओणम त्यौहार मनाया कहाँ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओणम मनाया जाता है केरल राज्य में, ठीक है। मकर संक्रांति, ये तो पूरे देश में लगभग मनाया जाता है। बात करें लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब में। और बैसाखी भी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 8 पे आ गए हम लोग। किसको प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। देख लीजिए ऑप्शन में, पारिस्थितिकी तंत्र आपका सही उत्तर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है, जहां जीवित जीव जो हैं आपस में आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 पे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1916 में। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ और आपसे सवाल पूछा जाता है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने किया? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। 1916 का जो बैठक हुआ था और जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो 1885 में। और पहला अधिवेशन दोस्तों बम्बई में किया गया। इसका कहाँ किया गया? बम्बई में। कब? 1885 में ही किया गया था। और इसके अध्यक्षता किसने किया? डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना नहीं, इसकी अध्यक्षता की गई थी पहले अधिवेशन का। अगला सवाल देखा जाए। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं, उच्च उपज विविधता कार्यक्रम पर निर्भर था हरित क्रांति। देखिए सवाल पूछा गया था कि किस दशक में हुआ था, तो याद रखिएगा 1960 से 1970 के बीच में हरित क्रांति हुआ था। ये फैक्ट आपको याद रखना है, पिछले शिफ्ट में यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। अब आइए देखते हैं अगले सवाल को। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और उस समय 1976 में प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी। तो राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों इंदिरा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंदिरा गांधी कब कब भारत की प्रधानमंत्री रही? तो लिख देता हूं मैं, 1966 से लेकर 1977 तक रही। उसके बाद 1980 में दोबारा बनी और कब तक रही थी? तो 1984 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम की थी। देखिए, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था इन्हीं के शासन में, जब बांग्लादेश का उदय हुआ था, यानी कि बांग्लादेश आज़ाद कराया गया। 1971 में पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश को एक नया देश बनाया गया, जिसमें इंदिरा गांधी और भारत ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था बांग्लादेश के लोगों का। ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश बना। किनके उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। यह भाग 4 में आपको मिल जाएगा। संविधान के भाग 4 में आपको क्या मिलेगा? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद अगर देखना है तो अनुच्छेद 51 का क में आप देख सकते हैं अपने मौलिक कर्तव्य को। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा हाथियों का। मेगास्थनीज जो था उसने बताया कि जो चंद्रगुप्त थे, अगर ये लोग जुलूस कर रहे थे तो उस समय सोना और चांदी से किसको सजाया जाता था? तो हाथियों को सजाकर उसकी सवारी किया करते थे चंद्रगुप्त, याद रखिएगा। ठीक है, किसने बताया? मेगास्थनीज के द्वारा बताया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के लिए अगला महान्यायाधीश, यानी जिसको बोलते अटॉर्नी जनरल, नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, अटॉर्नी जनरल अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कौन है? आर वेंकट रमणी हैं, याद रखिएगा। आर वेंकट रमणी जो है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायाधीश भारत के हैं वर्तमान में। अच्छा, इसका आर्टिकल बार बार एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा 76 आर्टिकल में दिया गया है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। BCCI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपसे ऐसे फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो इसका BCCI का फुल फॉर्म की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। बात करें BCCI का दोस्तों, देखिए BCCI की स्थापना 1928 में किया गया था। ठीक है, कहाँ मुख्यालय है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा रोजर बिन्नी हो जाएंगे वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष। इससे पहले सौरभ गांगुली थे, उनके बाद रोजर बिन्नी को बनाया गया है। आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ से याद रखिएगा, अभी जो एशियन गेम हो रहा था चाइना में, वहाँ भारतीय क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है अफगानिस्तान को फाइनल में हरा के। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा पेट्रो रसायन का। रबर का निर्माण करना है, सिंथेटिक रबर या सिंथेटिक फाइबर, तो पेट्रो रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पेट्रो रसायन कैसे बना है, याद रखिएगा कि इसमें प्राकृतिक गैस तो होता है और साथ में पेट्रोलियम भी होता है। दोनों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं पेट्रो रसायन, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले। नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अत्यावधि में नकद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है वैधानिक तरलता अनुपात, याद रखिएगा। वैधानिक तरलता अनुपात इसको बोला जाता है।
नगद आरक्षित अनुपात के अलावा जो बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है? देखिए दोस्तों, अवसादी चट्टान ग्रेनाइट नहीं है। मृत्तिका, शैल और बलुआ पत्थर ये तीनों के तीनों आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट जो है दोस्तों आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। याद रखिएगा, बार बार यह प्रश्न रिपीट होता है कि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का रूप है। बात करें दोस्तों आग्नेय चट्टान बनता कैसे है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। याद रखिएगा, जो मैग्मा या लावा होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो मैग्मा और लावा निकलता है, जब यह ठंडा होकर जमीन पर जम जाता है तो उसी को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो ग्रेनाइट हमारा आग्नेय चट्टान है। बाकी के ऑप्शन आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पवनों का देश कहे जाने वाले देश का पहचान करें। तो देखिए, पवनों का देश डेनमार्क को बोला जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में पूछे भी जाएंगे। अगला सवाल देखा जाए, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग पीछे के 10 वीडियो कर चुके हैं तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। कालबेलिया जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए फिर से ऑप्शन देखते हैं। बिहार का विदेशिया याद रखिएगा, उड़ीसा का ओडिसी ही हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल का ध्यान रखिएगा गंभीरा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल का गंभीरा नृत्य जो है प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल का। अगला सवाल देखा जाए, और ये रहा आज का हमारा अंतिम सवाल। अब जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, सवाल आपसे पूछा गया, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन बने थे? देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऋषिकेश कनितकर। कौन हो जाएगा? ऋषिकेश कनितकर। अभी आप लोग को याद पता होगा कि वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप में भारत के कोच कौन है भारतीय क्रिकेट टीम का? तो राहुल द्रविड़ हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा यश धूल हो जाएंगे, ठीक है। यश धूल जो है भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान है, और कोच आपके ऋषिकेश कनितकर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था कुल 20 प्रश्न दोस्तों जो आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है, क्योंकि लगातार वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। कुल 76 शिफ्ट का हम लोग एक एक करके सारे वीडियो देखने वाले हैं, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।